हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। एक बार आप लोग ये बताइए, क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है? एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है और इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़िएगा, जितना स्मार्ट स्टडी आप करिएगा, उतना आप सभी बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। तो सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि आस्क बोर्ड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो पढ़ाया जाता है वही आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा गेस क्वेश्चन 100% लड़ता है। तो आप सभी बच्चों से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबू, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि हम आज क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक का 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, शुरू से कराएंगे, चैप्टर 1 से कराएंगे और चैप्टर अंतिम तक हम कराएंगे, ताकि बाबू कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे तो वो छूटे ना। और जैसे आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव की बात करें तो 80% से 90% क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे एक बार दम लगा के शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। जैसे आपको पता है कि आज हम लोग क्वेश्चन बैंक के 25 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से हमको मतलब क्या मनोबल मिलता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये है मेरा नंबर क्या है 9135742024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। तो सभी बच्चे एक बार बोलिए यस गुरुजी, क्लास को शुरू करिए। तो हम क्लास को शुरू कर देते हैं। सभी बच्चे एक बार यस बोलिए और दिल की इमोजी भेज दीजिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। और ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, तभी आपका हम कराने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे तो आप लोग छोड़े नहीं इस क्वेश्चन को। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? सबसे पहली बात, आवेश संरक्षण सिद्धांत को किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश संरक्षण सिद्धांत को दिया था। आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को हम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, आवेश को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यानी यही है हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत। मेन इसका मुद्दा है कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश क्या है, ब्रह्मांड में सदैव ही संरक्षित है, इसी को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आवेश क्या होता है, योगात्मक होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे आपको पता लग गया कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, सबसे पहले किसने दिया? तो आवेश संरक्षण सिद्धांत को सबसे पहले वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, इनके अनुसार विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अतः विद्युत आवेश क्या है, जो ब्रह्मांड है ना, इसी में सदैव क्या है, ये संरक्षित है। आवेश जो हमारा होता है युगात्मक होता है ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आवेश हमारा क्वांटमीकृत होता है, ये भी आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर, याद हो गया बच्चों? एक बार बताइए, याद हो गया? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी क्वेश्चन बैंक का है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब समझते हैं प्यारे बच्चों, मजबूती होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश जितना बल अनुभव करेगा बच्चों, उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा कोई आवेश है, कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका कोई बाबू मान लेते हैं कि अपना कोई क्षेत्र है। ये कोई प्लस क्यू आवेश है और इसका क्या है बच्चों, अपना कोई क्षेत्र है, ये मान लेते हैं कोई अपना क्षेत्र है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोई बाबू यहाँ पे टेस्ट चार्ज लाते हैं, कोई भी यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आवेश लाते हैं, तो ये कितना बल अनुभव करेगा? क्योंकि ये सजातीय आवेश हो गया और सजातीय आवेश होने के कारण ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो इस बिंदु पे ये एकांक धन आवेश कितना बल अनुभव करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तीव्रता कहते हैं।
ये आप लोग याद रखिएगा। या अगर यहाँ पे माइनस क्यू आवेश हो तब भी हम लोग प्लस क्यू आवेश को लाएंगे तो ये क्या करेगा, बल अनुभव करेगा, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, है ना, उसमें भी बल लग रहा है। यानी याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश जितना बल अनुभव करता है ना, जितना वो बल अनुभव करता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है प्यारे बच्चों, E = क्या होता है, F बटा में क्यू नॉट होता है। ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, बल को हम लोग किस में मापते हैं बच्चों, तो बल को मापते हैं हम लोग न्यूटन में, तो यहां पे हो गया न्यूटन। प्रति आवेश को किस में मापते हैं बच्चों, तो कूलम में मापते हैं, तो न्यूटन प्रति कूलम हमारा क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, आप लोग लिख सकते हैं, फटाफट से बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। और हम आपको बता देते हैं कि ये जो 3 क्वेश्चन अभी हुआ है, 3 में से एक क्वेश्चन गारंटी है कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बाबू यहां पे क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो जिसमें क्या होता है बच्चों, समान परिमाण और विपरीत आवेश होता है। जिसमें क्या होता है बच्चों, समान परिमाण विपरीत आवेश होता है। मान लेते हैं कि समान परिमाण यानी क्या होगा, माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश, और इसकी 20 की दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों, 12 होती है। इससे जो हमारा ये संरचना बना हुआ है उसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ओनली वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लग गया तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो यहां पे हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, तो हमने लिख दिया वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो कोई एक आवेश, तो कोई भी एक आवेश हम ले लेते हैं, है ना, और इसकी 20 की दूरी के गुणनफल, तो यहाँ पे इसकी 20 की दूरी क्या है, 12, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हो गया आंसर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, तो कोई एक आवेश और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई एक आवेश और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसको प्यारे बच्चों एक और तरीके से लिखा जाता है और वो हम लिख के आपको बता देते हैं। P = क्या होगा, दूरी को हम लोग D से सूचित करते हैं, तो P = क्या होता है, Q × dB होता है, तो Q × dB हम लिख देते हैं। बाबू आवाज क्लियर है, एक बार बताइए, ठीक है। अब बाबू इसका मात्रक क्या होता है, इस आवेश को किसमें मापते हैं, तो आप कहिएगा कूलम में, और दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर में। तो इसका मात्रक क्या निकला, कूलम × मीटर निकला। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, है ना, और उसके बीच की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को, तो प्रभावी लंबाई क्या है, 12 है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे P से सूचित किया जाता है, तो हमने P लिख दिया, और इसका मात्रक कूलम × मीटर होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कूलम × मीटर भी हमारा लिख दिया गया है। क्लियर, आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन कि पारावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षित पारावैद्युतांक को परिभाषित करे, है ना। पारावैद्युत शक्ति क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब क्या होता है, मजबूती, यानी एकांक धन आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर जितना वो बल अनुभव करता है उसको हम लोग तीव्रता कहते हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक कि कोई भी पारावैद्युत माध्यम क्या बने, आचलक बन जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पारावैद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन आपको याद हो गया। अब बारी आता है अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहते हैं बच्चों, तो याद रखना है अपेक्षित पारावैद्युतांक को हम लोग ER से सूचित करते हैं। ER = क्या होता है, एप्सिलॉन बटे में क्या होता है प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। यानी याद रखना है एप्सिलॉन को क्या कहते हैं बाबू, ध्यान में रखना है, माध्यम की विद्युतशीलता बटे में एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। यानी अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहते हैं, किसी माध्यम का पारावैद्युतांक और निर्वात के पारावैद्युतांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं, जो कि आप लोग साफ देख सकते हैं। बाबू क्या इसका डेफिनेशन क्या हुआ, तो आप क्या कहिएगा कि अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो एप्सिलॉन का मतलब होता है किसी माध्यम का पारावैद्युतांक, तो किसी माध्यम का पारावैद्युतांक, और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात का पारावैद्युतांक। यानी किसी माध्यम का पारावैद्युतांक और निर्वात के पारावैद्युतांक के अनुपात यानी बटे को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं। यानी यहाँ पे साफ लिखिएगा कि किसी माध्यम का पारावैद्युतांक और निर्वात के पारावैद्युतांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सापेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं, है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, हालांकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो हमको
थोड़ा सा तेजी से करना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन है, जितना कम समय में करिएगा, जितना समय का आपका बचत होगा उतना अच्छा है। देखिए क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आवेश के क्वांटीकरण से हम क्या समझते हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि अगर आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर रहे हैं तो वो पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन भेजिए, 2 इलेक्ट्रॉन भेजिए, 10 इलेक्ट्रॉन भेजिए, 100 इलेक्ट्रॉन भेजिए, आप दशमलव में नहीं भेज सकते हैं। यही है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। अब सुनिए यहां पे थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए ताकि दिमाग में आपके फिट हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास 2 गो है। ठीक है, एक पे मान लेते हैं कि 4 गो यहां पे धन आवेश है। ठीक है, और इस पे भी क्या है, 4 गो धन आवेश, यानी 2 गो उदासीन वस्तु है। इस पे अब क्या है, 4 गो ऋण आवेश है। ठीक है, इस पे क्या है बच्चों, 4 गो ऋण आवेश है, 2 गो, 3 गो और ये 4 गो। इसमें भी क्या है, 4 गो ऋण आवेश है। तो ये वस्तु क्या होगी बच्चों, तो ये वस्तु हो जाएगी हमारी उदासीन वस्तु, है ना। तो जब हम दोनों को आपस में क्या, ये मान लेते हैं ए है और ये वस्तु कोई बी है, तो जब हम आपस में इन दोनों को रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी और ये क्या करेगा, अपना कक्षा छोड़ के इसके पास आ जाएगा। जैसे अगर बात करें प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी। मान लीजिए कि इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी और इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें आएगा। तो इसमें बाबू ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें 4 गो धन आवेश है, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, 4 गो धन आवेश बना दिया। ऑलरेडी इसमें 4 गो क्या है, ऋण आवेश है, तो हमने क्या किया, 4 गो ऋण आवेश यहां पे बना दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, बाहर वाले को ऊर्जा मिली ना, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला तो वो अपना कक्षा छोड़ के क्या करेगा, इसमें आएगा। तो मान लेते हैं कि इसमें से 3 गो ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसके पास आ गया। तो इसमें बचा क्या, तो आप कहिएगा इसमें बचा क्या, पहले से 4 गो धन आवेश है तो हमने क्या किया, 4 गो धन आवेश बना दिया। ठीक है, उसके बाद से 3 गो ऋण आवेश तो आ गया है, तो कितना बचा बाबू, 1 गो ऋण आवेश बचा। तो बाबू यहां पे इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे क्या, आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम लिखेंगे क्या, Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और बाबू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता होगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम होगा। अब बाबू यहां पे प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है, आपको पता है, क्योंकि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि एक पे क्या होगा, ऋण आयन की अधिकता हो गई। इसमें 4 गो धन आयन है लेकिन 7 गो ऋण आयन है, तो एक पे क्या होता है, ऋण आयन की अधिकता होती है, एक पे देखिए इसमें धन आयन की अधिकता होती है। इसीलिए प्लस माइनस एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है, और इलेक्ट्रॉन का मान तो आपको पता ही है। तो इसी को कहा जाता है बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण। अब बताइए कि किसी बच्चे को ना समझ में आया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आया हो। ऐसा हो सकता है बच्चों बालक कि ना समझ में आया हो। आगे बढ़िए कि कूलम्ब का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और आप इसे ध्यान में रखिएगा बच्चों। कूलम्ब का नियम क्या है, कूलम्ब का नियम क्या कहता है बच्चों, एक बार देखिएगा ध्यान से। कूलम्ब का नियम कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, पहली बात कि कूलम्ब का नियम 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। तो कूलम्ब का नियम कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के समानुपाती तथा इसकी बीच की दूरी के वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलम्ब्स का नियम कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। कैसे याद रखिएगा कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल एक दूसरे के समानुपाती। अब ये बल कौन सा हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के समानुपाती तथा इसकी बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलम्ब का नियम कहते हैं। जैसे 2 स्थिर बिंदु आवेश हम यहां पे बना देते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। 2 स्थिर बिंदु आवेश है, मान लेते हैं कि इस पे क्या है बच्चों, Q1 आवेश है, और इस पे हम मान लेते हैं बच्चों Q2 आवेश है। बीच की दूरी क्या है बच्चों, R है। तो ध्यान रखना है कि कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल एक दूसरे आवेश के समानुपाती होता है, यानी ये समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के, और इसकी बीच की दूरी के, यही जो बल होता है क्या होता है, इसकी बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, R। ठीक है, इसकी बीच की दूरी के वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1 बटा में क्या होता है प्यारे बच्चों, R² होता है। इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2। जब मिलाइएगा तो क्या होगा, F होगा, समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एक कांस्टेंट लगा देंगे K, यहाँ पे क्या होगा Q1 इंटू Q2
बटे में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा आर स्क्वायर। अब के का मान चूंकि पता है कि के का मान क्या होता है, तो चूंकि लिख दीजिएगा के इक्वल टू क्या होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप मान रख दीजिए एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर, जो कि बच्चा यही हमारा क्या है, कूलम्ब का नियम है। और ये हमने आपको याद भी करा दिया। क्या करा दिया बच्चों, याद भी करा दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि गॉस का नियम क्या है। इसको कई बार तो हमने प्रूफ भी कर दिया है कि गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से सूचित करते हैं। किसी बंद पृष्ठ से, गॉस का नियम किसके लिए लागू होता है बच्चों, आपके बंद पृष्ठ के लिए गुरुजी लागू होता है। गॉस का नियम किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। कैसे याद रखिएगा कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। अब बाबू यहाँ पे फाई ई है तो फाई ई है, इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब ऊपर में क्यू से 1 से गुणा होगा तो क्यू बटे में क्या होगा ε0, और यही हमारा क्या है बच्चों, तो यही है हमारा गॉस का नियम, और ये हो गया प्रूफ, है ना। कैसे डेफिनेशन लिखिएगा कि किसी बंद तल से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस तल के घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 होता है, जिसे हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या हुआ, क्यू बटे में ε0। इसको हमने कई बार प्रूफ कराया, फिर कराएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। हो गया क्लियर ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि वैद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण लिखे। आवेश के बारे में हमने बताया कि आवेश संरक्षण सिद्धांत तो ये कहता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न करेंगे, ना ही हम आवेश को नष्ट करेंगे। आवेश को हम एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित कर सकते हैं, आवेश को हम महसूस कर सकते हैं। आवेश हमारा योगात्मक होता है, आवेश कभी पैदा कोई भी नहीं कर सकता है, ये ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित है। तो इसके 2 गुण ही तो लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आवेश हमेशा संरक्षित होता है ना। और आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, 2 ही लिखना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए कि कूलम्ब बल की सीमाएं क्या है। इसमें से 25 में से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन कंफर्म है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लिख के दे रहे हैं। और जैसे बाबू हम आपको बता दें कि 6 तारीख को इलेक्शन है, तो यहां से हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि घर दूर है, हम लोग रेंट पे रहते हैं और यहीं से क्लास लेते हैं। तो कल 6 तारीख को क्लासेस आपकी बंद रहेंगी, ठीक है। चलिए कि कूलम्ब बल की सीमाएं क्या है। तो कूलम्ब का नियम 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। पहला, यह नियम अधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, बाबू ध्यान में रखना, यह नियम अत्यधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। यह नियम 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। और यह एक यूनिवर्सल नियम नहीं है, यानी हर जगह लागू होने वाला यह नियम नहीं है। ये ओनली बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है और उसी के लिए लागू होगा। हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाइए 10वां नंबर क्वेश्चन कि आवेश का बाबू रैखिक घनत्व होगा। चूंकि यहां पे बाबू क्या लिखा गया है, रैखिक घनत्व लीनियर, तो यहां पे आवेश का यहां पे रैखिक घनत्व लिख देते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व, प्यारे बच्चों, आवेश का रैखिक घनत्व क्या कहता है कि इकाई लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं। ये मान लीजिए कि इकाई लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को, इकाई लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आवेश का रैखिक घनत्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। देखिए कि आवेश का रैखिक घनत्व क्या है, तो इकाई लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे में एल होता है। इसकी मात्रा की बात करें, क्यू का मतलब क्या हुआ, आवेश। आवेश को किस में मापते हैं, कूलम्ब में, और बाबू दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। तो इसका मात्रा भी क्या हो गया, कूलम्ब बटे में मीटर, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला, 2 असमान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाओं को दर्शा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बच्चे क्वेश्चन है कि 2 असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं खींचे। 2 असमान आवेशों के बीच, तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 असमान आवेश लेंगे, ठीक है। असमान का मतलब क्या, समान नहीं होना चाहिए, एक पे प्लस होना चाहिए बच्चों, तो एक पे माइनस होना चाहिए। हमने क्या किया, 2 असमान आवेश लिया, एक पे मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। एक पे मान लेते हैं प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश है, एक पे मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है। तो बाबू आपको पता है
कि आवेश जो होता है प्यारे बच्चों, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि असमान है। तो यहां से क्या होगा, इसकी वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निकलेगी, इसकी वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, इस प्रकार से निकलेगी, इसकी वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, धन से निकलेगी और ऋण पे जाके समाप्त हो जाएगी। इसकी वैद्युत बल रेखाएं प्यारे बच्चों इस प्रकार से निकलेगी, है ना, इसकी वैद्युत बल रेखाएं, इसकी वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकलेगी, है ना बच्चों, है ना, इसकी वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकलेगी, आपको पता है इसकी वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से निकलेगी। और बाबू क्या होगा, ये धन आवेश से निकलेगा और ऋण आवेश में जाके क्या होगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा, क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और इधर तो बाबू आता है ना, क्योंकि ऋण आवेश है तो ऋण आवेश पे जाके क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये बाबू हमने क्या किया, खींच दिया, आप इस प्रकार से खींच सकते हैं, ठीक है। दो वैद्युत बल रेखाओं के बीच बाबू याद रखना है, दो असमान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखा आप इस प्रकार से खींच के दर्शा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, बताइए बच्चों, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाइए अगला, कि विद्युत विभव को परिभाषित करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के लिए तरस रहा है ये क्वेश्चन, कि विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव क्या होता है, सिंपल सा सबसे पहले बात याद रखिएगा, ये मान लेते हैं कि कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका कोई अपना क्षेत्र है, और ये मान लेते हैं क्या है बच्चों, ये जो बिंदु है कहाँ पे, इनफिनाइट में है, अनंत में, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। तो बाबू वैद्युत विभव किसे कहते हैं, कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से याद रखना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, क्योंकि बाबू अगर हम पेन चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का कार्य ही है ना, कोई भी काम कर रहे हैं, इस पेन को उठाए हैं तो ये भी एक प्रकार का कार्य है। यानी याद रखना है, वैद्युत विभव क्या होता है, कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये मान लेते हैं कि कोई बिंदु क्या है बच्चों, P है, तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, उस बिंदु पे हम लोग वैद्युत विभव कहेंगे। वैद्युत विभव में ये डिफरेंस है और विभवांतर में ये डिफरेंस है, कि वैद्युत विभव में क्या होता है, कि अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को लाना होता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर, है ना, उसे हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। अभी विभवांतर भी हम आपको समझाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। तो बाबू सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि सबसे पहले डेफिनेशन याद रखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, इस बिंदु पे क्या होगा, वैद्युत विभव होगा, ठीक है। यानी वैद्युत विभव को भी से सूचित करते हैं, भी इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में क्यू नॉट होता है। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, सूत्र हो गया। अब इसका मात्रक आप निकाल सकते हैं। कार्य को किसमें मापते हैं बच्चों, तो आप कहिएगा कार्य को मापते हैं गुरुजी जूल में। अब प्रति यहां पे क्या होगा, कुलम, जूल प्रति क्या हो जाएगा, कुलम हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। या एक क्या है, अदिश राशि है, या एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप लोग याद रखिएगा, ना स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखिएगा, अदिश राशि है, ठीक है। इसका एक और मात्रक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोल्ट भी कहते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बाबू आता है क्या, विभवांतर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। वैद्युत विभव तो आपने पढ़ लिया, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर में यह डिफरेंस है कि विद्युत विभव में हमने अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य किया, अनंत से कोई टेस्ट चार्ज को लाया। लेकिन वैद्युत विभवांतर में क्या होता है, कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है। अब उसमें किया गया कार्य हमारा कहलाता है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, उसे हम लोग वैद्युत विभवांतर कहेंगे। जैसे वैद्युत विभव हो गया, जैसे आपके माता जी ने कहा कि बच्चा मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, चाहे आपसे आपकी माता जी ने कहा कि जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ दुकान से, तो आप गए बाजार में, किसी भी दुकान से आप अपनी माता जी के लिए एक कप चाय लेके चले आए, ठीक है। तो वो हो गया बाबू, आपको माता जी ने ये नहीं कहा कि हाँ आप इस दुकान से जाके चाय लाइए, यानी ये हो गया बाबू क्या, विद्युत विभव। यानी अनंत से आप गए, जिस मर्जी, जिसके दुकान पे आपको मर्जी करे वहां से आपने क्या किया, चाय लाया, वो विद्युत विभव हो गया। लेकिन वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। यानी आपकी माता जी ने कह दिया कि फलानवा के दुकान से जाके चाय लाओ, फलानवा का दुकान बहुत टेस्टी है, वहां पे चाय बहुत टेस्टी मिलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी दुकान पे जाना पड़ेगा और वहीं से आपको चाय लेके आना पड़ेगा। यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना किया कार्य करना पड़ेगा, तो ये होता है डिफरेंस। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युतीय विभव के बीच संबंध स्थापित करें। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और वैद्युत विभव के बीच संबंध इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीबी अपॉन में dx या dr होता है। ये हमको संबंध स्थापित करना है बच्चों। चलिए हम लोग इसको करते हैं, संबंध इसका स्थापित करते हैं। सबसे पहली बात बाबू, सबसे पहले आप लोग लिखने वाला काम जो है आप लोग खुद लिख लीजिएगा। लिखने वाला कार्य क्या है, सिंपल सी बात है, लिखने वाला जो कार्य है, लिखने वाला कार्य क्या है कि माना कोई बिंदु O है, ठीक है, ये माना कोई बिंदु क्या है, O है, जिस पे प्लस क्यू चार्ज स्थित है, इससे r दूरी पर बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु P है, और इस पे हमने वैद्युत विभव क्या निकाला था, तो V इक्वल टू हमने क्या निकाला था, तो V इक्वल टू हमने क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R निकाला था कि नहीं, बताइए, प्रूफ किया था। किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पे कोई बिंदु P है, तो वहां पे हमने वैद्युत विभव क्या निकाला था, तो वैद्युत विभव निकाला था V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R। यानी आप इसका लैंग्वेज लिख लीजिए, हम बोल देते हैं कि माना कोई बिंदु O है जिस पे प्लस Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पे कोई बिंदु P है, उस पे वैद्युत विभव क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले कि वैद्युत विभव लिख दिया, V इक्वल टू हमने क्या लिखा, हमने लिखा 1 में, बाबू ध्यान में रखना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में हमने क्या लिख दिया, R लिख दिया। इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण 1। अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 का dr के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पे, अवकलन करने पे, यानी ध्यान में रखना है कि दोनों पक्षों के सापेक्ष, है ना, दोनों पक्षों में ऐसे लिखिएगा, दोनों पक्षों में बाबू dr के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट, है ना, अवकलन करने पर, ठीक है। हमने क्या लिया कि बाबू दोनों पक्षों में dr के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो बाबू जब दोनों पक्षों में हम dr के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, dv अपॉन में dr हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, d बटे में dr, क्योंकि दोनों पक्षों के सापेक्ष करना है। यहाँ पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, q बटे में r होगा। बाबू आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जितने भी कॉन्स्टेंट है, इधर ज्यों का त्यों रहेगा, dv अपॉन में dr है तो dv अपॉन में dr, जो भी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। तो कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बाबू Q, और यहाँ पे बाबू Q हमारा कांस्टेंट है, Q निकाल दिया, तो इधर क्या बचा, dv अपॉन में क्या, dr, और यहाँ पे 1/r बचा। अब बाबू एक बात आप हमसे बताइए कि 1/r बचा, ठीक है, क्या बचा, 1/r बचा, तो ये 1/r बाबू, अगर हम 1/r है तो इसको क्या लिख सकते हैं, r इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जाता है इनवर्स लग जाता है। तो इधर ज्यों का त्यों है तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, dv अपॉन में dr है तो dv अपॉन में dr इक्वल टू है तो इक्वल टू, जो भी कांस्टेंट हमारा बाहर निकला हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q हमारा बाहर निकला हुआ है, फिर d बाई dr है तो हम लोग क्या लिखेंगे, dv अपॉन d बाई dr, dv अपॉन में dr नहीं होगा, d बाई dr होगा बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बाबू dv ओपन में dr नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, d बटे में dr, तो d बटे में dr, और बाबू इसको हम क्या लिख सकते हैं, r के पावर -1 लिख सकते हैं। चलिए इधर ज्यों का त्यों है तो बच्चों हम लोग ज्यों का त्यों ही करेंगे। इधर हमारा क्या है, dv ओपन में dr है तो dv ओपन में dr इक्वल टू, ये ज्यों का त्यों निकला हुआ है तो हम लोग ज्यों का त्यों निकाल देंगे। यहाँ पे क्यों निकला हुआ है, क्यों। अब बाबू आपको पता है कि d बाई डी एक्स, यहाँ पे a के पावर -x है तो क्या होगा, पावर बेस पावर -1 होता है, तो पावर क्या है -1 और बेस क्या है r, और बाबू यहाँ पे इसमें क्या करना है, -1 करना है, यानी -1 r के पावर -2, यानी -r के पावर -2, इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया इसका। तो बाबू ये माइनस को हमने क्या किया, पहले लिख दिया, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r के पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। जब डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों तो यहाँ पे dv अपॉन में हमारा dr है तो dr इक्वल टू है तो इक्वल टू, माइनस है -1 बटे में क्या है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बाबू r के पावर -2 है तो ये आएगा नीचे तो r के पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो बाबू क्या होगा,
Q बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा, तो Q बटे में क्या कर देंगे, आर स्क्वायर कर देंगे। अब बाबू आपको पता है कि ये क्या होगा हमारा dv अपॉन में dr है, तो dr इक्वल टू है तो इक्वल टू, बाबू आपको पता है कि प्लस क्यू आवे से आर दूरी पे कोई बिंदु P है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है Q बटे में आर स्क्वायर होता है। अरे बाबू देखिए ये वाला मान और ये वाला मान सेम है, तो इसके बदले में हम लोग E लिख सकते हैं, पहले से माइनस है तो माइनस, ई लिखना है तो हमने ए लिख दिया। अब बाबू क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे, तो जब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा माइनस माइनस, दोनों पक्षों में अगर माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा प्लस ई, तो हम इधर लिख देते हैं ई, है ना, और इधर प्लस माइनस क्या होगा इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन में क्या होगा डी आर। और यही प्रूफ करना था क्या बच्चों, एक बार देखिए तो, यही प्रूफ करना था बच्चों, एक बार देखिए तो सभी कि यही प्रूफ करना था क्या इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन में डी आर। ये हमारा हो गया प्रूफ, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ किया और बहुत अच्छा प्रैक्टिस है आपका। चलिए अब बाबू वैद्युत विभवांतर, जो कि हमने बता दिए कि वैद्युत विभवांतर आखिर होता क्या है, कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही मान लेते हैं क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसको हमने क्या कहा वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसे वैद्युत विभवांतर कहेंगे। इसका भी मात्रक उतना ही होता है, ये अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले समझाया। अब देखिए धारिता किसे कहते हैं, तो बाबू धारिता, चालक की धारिता लिखना चाहिए कि धारिता क्या होता है, तो धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। ठीक है बच्चों, धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। लेकिन चालक की धारिता किसे कहते हैं, तो बाबू चालक की धारिता क्या होता है, तो किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। एक तो डेफिनेशन ये हो गया, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर किसी चालक में जैसे जैसे हम आवेशों को देते हैं उसके विभव के मान में वृद्धि होता है, उसी को हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक बोतल है, एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक बोतल है, समझ लीजिए ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बोतल है, समझ लीजिए ये हमारे पास क्या है बच्चों बोतल है ना। अब ये जब बोतल है बच्चों, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है बोतल है, तो इस बोतल में जैसे जैसे हम पानी डालेंगे इसका लेयर बढ़ेगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे थोड़ा सा लेयर बढ़ेगा, और पानी डालेंगे और लेयर बढ़ेगा। यानी मान लेते हैं कि जैसे जैसे इस चालक में हम आवेश को देंगे तो बाबू क्या होगा, इसके विभव के मान में वृद्धि होगा ना, लेयर को आप लोग विभव समझिए, तो जैसे जैसे किसी चालक में हम आवेश को देंगे इसके विभव के मान में वृद्धि होगा, उसी को हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता को सी से सूचित किया जाता है, सी इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन में भी होता है, और इसका मात्रक क्या होगा, आवेश को हम लोग कूलम में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, यानी कूलम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होता है, इसे फैराडे से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, विभव मापी के दो उपयोगों को लिखे, यानी विभव मापी के दो उपयोग कौन कौन से हैं, तो विभव मापी के दो उपयोग है कि विभव मापी के मदद से किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ मापा जाता है, विभव मापी से सेल का ईएमएफ मापा जाता है, इसकी मदद से सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बच्चों क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए कि किस एक आवेश निकाय के कारण एसआई पद्धति में वैद्युत विभव भी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, तो इस क्षेत्र का मान होगा, पर वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो बाबू वैद्युत क्षेत्र आपको पता है क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है माइनस डीवी अपॉन में क्या होता है dx। अब भी का वैल्यू दे रखा है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे, माइनस डी, भी का वैल्यू क्या है 3 प्लस 2x है ना, 3 प्लस यहाँ पे क्या है 2x है, तो 2x बटे में क्या है प्यारे बच्चों x है तो x। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे क्या होगा, हमारा e है तो e, इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब बाबू 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, माइनस है तो माइनस, क्योंकि पहले यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का क्या होता है माइनस, मतलब क्या 2 होता है प्लस, यानी e इक्वल टू क्या होगा -2 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखिए समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, समविभवी तल है ना, समविभवी तल क्या होता है, सिंपल सा आप लोग समझिएगा, समविभवी तल किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या हो बच्चों समान हो, उसे हम लोग समविभवी तल कहते हैं। ये मान लेते हैं क्या है समविभवी तल है ना, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल
जिसके प्रत्येक बिंदु पे क्या हो, विभव का मान समान हो बच्चों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समविभवी तल के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान, यानी इस बिंदु पे विभव अगर 10 वोल्ट है तो इस बिंदु पे भी 10 वोल्ट, इस पे भी 10 वोल्ट, यानी क्या होता है, इस पे ये एक दूसरे पे क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। इसमें वर्क इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यानी समविभवी तल किसे कहते हैं, कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान हो, उसे हम लोग समविभवी तल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाइए, अगला, किसी धारिता और भी, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ये HW देंगे आपके लिए, आपको आंसर देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसका HW है, आपको एक लाइन में आंसर देना है हमको। चलिए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक के नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है बच्चों, बाबू धारिता को सी से सूचित करते हैं, सी इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में क्या होता है बच्चों, डी होता है ना। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। बाबू यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा संधारित्र की धारिता है, ये बाबू क्या हो रहा है कि प्लेटों के क्षेत्रफल पे निर्भर कर रहा है। ए का मतलब क्या, क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल पे निर्भर कर रहा है। बाबू सी ये जो है क्या है, समानुपाती, उसमें कोई पारावैद्युत अगर पदार्थ उस पर भी निर्भर कर रहा है। और सी व्युत्क्रमानुपाती क्या है, इसकी बीच की दूरी, यानी इस पे भी ये निर्भर कर रहा है। हमको दो ही बोला है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी। हम ये तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि हम समानांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो इसकी धारिता भी बढ़ती है, पहला लिख दिया आपने। दूसरा लिखिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच पारावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करती है। अगर हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्रों के बीच कोई भी पारावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। फिर लिखिएगा कि कोई पारावैद्युत पदार्थ की जो धारिता होती है ना, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे धारिता घट जाएगी। ये आप लोग लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख दीजिएगा, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आता है। अगला, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तथा तीव्रता में अंतर स्पष्ट करिए। तो वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों, कि अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जितना भी कार्य करना पड़े उसी को हम लोग, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वह कार्य है जो एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। इसमें कार्य करना पड़ता है, अनंत से किसी वैद्युत कोई टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना भी कार्य करिएगा उसको वैद्युत विभव। और बाबू किसी टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वो कितना बल, कार्य और बल में अंतर है, कितना बल अनुभव करेगा, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यह एक क्या है, अदिश राशि है, जबकि क्या है, विद्युत हमारा तीव्रता सदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ये भी आप सभी बच्चों ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि पारावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं, अथवा संधारित्रों में पारावैद्युत का कार्य क्या है। तो पारावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, वैसे पदार्थ जो बाबू पारावैद्युत कहलाते हैं, जिन्हें संधारित्रों के प्लेटों के बीच रखा जाता है। ठीक है, उन प्लेटों के बीच विभवांतर का मान क्या करता है, कम कर देता है, क्योंकि वो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, अर्थात उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। और पारावैद्युत पदार्थ विद्युत विरोध होता है, यानी हमने तो अभी बताया कि वो क्या होता है बाबू, जिससे विद्युत धारा अचालक होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, जैसे कांच, अबरक, यहाँ पे पैराफिन, मोम, तेल, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि यदि बराबर धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिमाणी धारिता चाहिए होगी। यानी यहाँ पे बोला गया है क्या, सबसे पहले संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c है ना, 1/c इक्वल टू क्या होता है, 1/c1 प्लस 1 में क्या C2 अब प्लस 1 में C3 डॉट 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 1 में क्या होता है Cn, यानी आप बहुत ज्यादा जोड़ सकते हैं। तो बाबू सिंपल सा बात है कि यदि बराबर धारिता का, तो बाबू मान लेते हैं सबकी धारिता क्या है C है, तो बाबू उसकी कितना हो जाता है, परिणामी धारिता 6 हो जाता है, यानी 1 में परिणामी कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, और सब क्या है बराबर धारिता, यानी 1 में C प्लस 1 में C प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 में C, यानी 1 में 6 इक्वल टू क्या होगा 3 में क्या होगा C, यानी यहां से अगर आप C का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 6 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब बोला गया है कि अगर इन्हें तीनों संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए
तो इसकी परिमाणी धारिता क्या होगा। अब 18 को क्या एक का मालूम चल गया कि 18 माइक्रोफैराड है, अब इसको समानांतर में जोड़ना है। समानांतर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, सी पैरेलल। सी पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए C1 प्लस C2 प्लस यहाँ पे C3 डॉट 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 Cn होता है। तो यहाँ पे Cp हमको निकालना है पैरेलल का, तो यहाँ पे C1 का वैल्यू यानी क्या होगा बाबू, सबका वैल्यू कितना है 18 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड 18। यानी बाबू जब हम इसको समानांतर में जोड़ेंगे तो बाबू कितना निकलेगा, तो आप कहेगा 54 माइक्रोफैराड इसका बाबू यहाँ पे धारिता निकलेगा। और 54 माइक्रोफैराड किन किन बच्चों का आया हुआ है एक बार बताइए, सभी का आया हुआ है 54 माइक्रोफैराड। जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाइए कि समानांतर प्लेट संधारित्रों में दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है। समानांतर प्लेट जो संधारित्र होते हैं उसमें दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है, तो संधारित्रों की दूसरी प्लेट वास्तव में पहले प्लेट के विभव को कम करता है और उसके बीच अधिक से अधिक आवेश को ग्रहण यानी क्या संचित करता है। तब क्या होता है, जैसे ही संचित होता है तो उसका क्या होता है, धारिता बढ़ जाती है और यही कार्य है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। अगला, दो संधारित्रों की धारिता C1 C2 है तो इनके श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम परिपथ को दर्शाइए, है ना। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, यदि दो संधारित्र की धारिता C1 और C2 है तो सबसे पहले श्रेणी क्रम, तो बाबू ये पहला संधारित्र है हमारा, है ना, और ये हमारा क्या है दूसरा संधारित्र, ये हमने श्रेणी क्रम में दर्शा दिया। तो मतलब श्रेणी क्रम क्या होता है संधारित्रों का, कि किसी बाबू समानांतर प्लेट के पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है ना। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया, उसके बाद से हमने क्या किया प्यारे बच्चों, बैटरी लगा दिया, है ना, और बैटरी लगा दिया तो यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या होगा हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा विद्युत धारा आएगा और बाबू इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा बच्चों, समान होगा, लेकिन इसमें आवेश जो होंगे क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। अब यहाँ पे समानांतर क्रम कैसे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, तो सभी संधारित्र के पहले प्लेट को किसी बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है और सभी संधारित्र के दूसरे प्लेट को किसी बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने इसको बैटरी से जोड़ा, यहाँ से प्लस चार्ज, यहाँ से माइनस चार्ज, इधर हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आके धाराएं बढ़ जाएंगे, इधर I1 धारा चला जाएगा, इधर I2 धारा चला जाएगा। ये हमारा पहला संधारित्र है, ये हमारा दूसरा संधारित्र है, लेकिन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा बच्चों वो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। इसके बीच का जो विभवांतर होगा इसमें सेम होगा और इसमें V1 विभवांतर होगा, इसमें V2 विभवांतर होगा। तो ये हमने क्या किया, दर्शा दिया। यानी ये 25 क्वेश्चन बैंक के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव को हमने बता दिया। तो क्या ये आपको समझ में आया बच्चों, एक बार बताइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हुआ आपसे? हो गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए प्लीज, सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा, कितना मजा आया ये आपको क्लास करके। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगला क्लास में। कल क्लास नहीं होने वाला है, हमारा मैम का क्लास होगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।